हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर को कंप्लीट करके इस चैप्टर को करेंगे फिनिश। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं विद अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे सेशन, जो कि है द कैलोरिफिक वैल्यूज ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स। ओके सो बच्चों, हमारी बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एज वेल एज जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, उसमें प्रेजेंट एनर्जी कंटेंट हीट एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। एंड नाउ द क्वेश्चन विल अराइज कि क्यों सिर्फ हीट एनर्जी का फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाएगा टू एक्सप्रेस देम। द रीजन इज हीट एनर्जी को अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जीज कंसिडर किया जाता है। मतलब जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं वो फाइनली एट द एंड हीट एनर्जी के फॉर्म में ही ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ओके, एंड दैट इज व्हाई वी एक्सप्रेस देम इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा अगेन कि हम फूड न्यूट्रिएंट्स को अगर उसकी एनर्जी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम कौन सी यूनिट्स यूज़ करेंगे। तो सिंस मैंने आपको बोला फूड में प्रेजेंट एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्रेस होती है, एंड दैट इज वाई जो हम एनर्जी वैल्यूज फाइंड करेंगे फॉर द फूड न्यूट्रिएंट्स वो भी वही यूनिट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस की जाएगी जो कि हीट एनर्जी को एक्सप्रेस करती हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी आइदर कैलोरीज और जूल्स। राइट, तो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हम 1 कैलोरी को कैसे डिफाइन करते हैं। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट। इवन इफ यू डोंट, आई विल टेल यू। सी, जब हम एक बीकर में लेट्स सपोज 1 ग्राम वाटर को लेते हैं और इनिशियली मानते हैं कि इसका टेम्परेचर वॉज लेट्स से 24 डिग्री सेल्सियस, एंड आई वॉन्ट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब मुझे यहाँ पर इसको 24 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर बढ़ा के 25 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। ओके, तो मुझे कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज गोइंग टू डिफाइन 1 कैलोरी। ओके, तो 1 कैलोरी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, बट सिंस ये एक बहुत टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल कर आएगी, इसीलिए जो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं या फिर जो साइंटिस्ट होते हैं, दे यूज अ बिगर वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, दैट इज किलो कैलोरी और सिंपली किलो जूल्स ऑल्सो। तो बस यहाँ पर आपको किलो कैलोरी को कैसे डिफाइन करना है, अगर आप यहाँ पर 1 ग्राम की बजाय 1 किलोग्राम वाटर लेते तो उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए बाय 1 डिग्री सेल्सियस कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है, दैट वुड हैव बीन 1 किलो कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी को कैसे डिफाइन करते? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दैट वुड हैव बीन 1 किलो कैलोरी। तो भाई हमने यूनिट्स भी समझ ली। ओके, अब हम कैलोरीफिक वैल्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर दैट पर्पस हमें 2 टर्म्स को समझना होगा। वन इज गोइंग टू बी द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यूज और द ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। कैसे डिफाइन करेंगे भाई? देखिए, अगर आप 1 ग्राम फूड को बॉम्ब कैलोरीमीटर यानी कि लेबोरेटरी कंडीशन में एक मेटालिक चेंबर होता है जो कि ऑक्सीजन फिल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड बॉम्ब कैलोरीमीटर, जो कि आपके सामने यहाँ पर ऐसे मेंशन भी है इन द फिगर। सो इस पर्टिकुलर मेटालिक चेंबर में अगर आप 1 ग्राम फूड का कंप्लीट कंबस्शन करवाते हैं तो कितनी अमाउंट ऑफ टोटल हीट एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज व्हाट सिग्निफाइज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यूज। ठीक है, सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम फूड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, एंड फॉर वेरियस फूड न्यूट्रिएंट्स ये आपको डिफरेंट नजर आएगी। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ फूड को जब आप कंप्लीटली कंबस्शन करवाते हैं तो यू विल फाइंड उसमें प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट रिलीज करते हैं 4.1 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ फूड। ठीक है, वाइल जो प्रोटीन्स हैं दे रिलीज 5.65 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ द फूड, एंड लास्टली वी हैव फैट्स जो कि रिलीज करते हैं almost double the amount of these two energies, that is 9.45 kilocalories per gram. Okay, so this is the gross calorific values of various food nutrients जो कि आपको तब मिलेंगी जब आप completely 1 ग्राम फूड का combustion करवाते हैं in a bomb calorimeter. While अगर हम देखें हमारा सेकेंड टर्म दैट इज फिजियोलॉजिकल
कैलोरीफिक वैल्यू, तो फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू डिफाइन करती है वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज होगी कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 ग्राम फूड में इनसाइड अवर बॉडी, ठीक है। तो क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आइडियल कंडीशन है, लैबोरेटरी कंडीशन, बट बॉडी के अंदर आप देखेंगे जो एक्चुअल कैलोरीफिक वैल्यूज़ है ना, उनकी ये रियल वैल्यूज़ नहीं आती हैं। हमेशा फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू से कम आएगी, ओके, बिकॉज कुछ अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो लॉस्ट हो जाती है फ्रॉम अवर बॉडी। फाइन। सो अगर हम देखें डिफरेंट फूड न्यूट्रिएंट्स के केस में आपको फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू क्या देखने को मिलेगी। सो वी विल सी कि in case of carbohydrate that is going to be 4.0 kilocal per gram of the food, and while proteins के case में भी it is going to be the same, that is 4.0 kilocal per gram. But when you see the physiological calorific value for fats, that is around 9.0 kilocal per gram. Okay, so again यहाँ पर भी the ratio is almost double than that of the carbohydrates and the proteins. Okay, okay. तो जब भी बॉडी में कंप्लीट कंबस्टन होता है आपके फूड का, दैट इज बेसिकली इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, तो एनर्जी रिलीज होगी, इजंट इट। अब आपने रेस्पायरेशन का चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है इन प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो सबसे मोस्ट रेडिली यूटिलाइज्ड जो आपका रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होता है फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, दैट इज गोइंग टू बी कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ती है टू रिलीज द एनर्जी, ठीक है। एंड इफ सपोज एक पर्सन जो है वो स्टारवेशन की कंडीशन में है, तो अगर मान लीजिए उसके सारे कार्बोहाइड्रेट्स का रिजर्व खत्म हो गया, सो अब बॉडी कौन सा न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करेगी फॉर ब्रेकडाउन, दैट इज गोइंग टू बी फैट्स, बिकॉज फैट्स जो रिजर्व फैट्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट होती है, एंड दैट इज व्हेन फैट्स आर गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड, जब हम स्टार्वेशन की कंडीशन में होंगे। एंड जब आपकी बॉडी का सारा फैट खत्म हो जाएगा, ओके, एंड इवन देन यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, क्योंकि बिकॉज फैट का जो अमाउंट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इजंट इट। सो अगर आपकी बॉडी का फैट जो रिजर्व फैट है दैट इज कंज्यूम्ड, देन फाइनली ब्रेक डाउन होता है आपके प्रोटीन्स का एज द रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, एंड प्रोटीन्स का अगर डिग्रेडेशन होने लगेगा रेस्पायरेशन के थ्रू, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज आप जानते हैं प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर द स्ट्रक्चरल आपके बेसिस ऑफ योर ओन बॉडी, तो अगर यही ब्रेक डाउन हो जाएंगे दैट मीन्स दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन, ओके। सो हमारी बॉडी किस फॉर्म में या फिर किस ऑर्डर में न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करती है फॉर ब्रेक डाउन, दैट इज गोइंग टू बी फर्स्टली कार्बोहाइड्रेट्स फॉलोड बाय फैट्स, एंड लास्टली सबसे लास्ट स्टेज में प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है टू रिलीज एनर्जी, ओके। सो आई होप यू गॉट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ द फूड न्यूट्रिएंट्स। तो चलिए बच्चों, अब हम बिगिन करते हैं विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। तो बच्चों, डाइजेशन की प्रोसेस के एंड में फॉर्म होने वाले जो सिंपल सॉल्युबल एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ऑफ डाइजेशन, दे आर अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वेरियस बॉडी पार्ट्स तक सप्लाई किए जाते हैं फॉर देम टू बी यूटिलाइज टू कैरी आउट वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, राइट। अब बात की जाए द साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन की, सो द मेजर साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन जो आपकी बॉडी में आपको देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी स्पेसिफिकली बात की जाए किन पार्ट्स में, द जेजुनम एंड द इलियम पार्ट में, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज गोइंग टू बी दैट पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल जो कि स्पेसिफिकली या चीफली एसोसिएटेड होती है विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपको अब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, यू विल गेट टू सी अब्जॉर्प्शन प्रोसेस अकरिंग इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। फॉर एग्जाम्पल, माउथ में जो आपकी इनर म्यूकोसल लाइनिंग होती है या फिर आपके टंग के नीचे जो एपिथेलियम प्रेजेंट है, वो सराउंडेड होती हैं विद द वेरियस ब्लड कैपिलरीज। तो वो जो ब्लड कैपिलरीज हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स इन द माउथ, ठीक है। इवन अगर आप बात करें आपके स्टमक में, तो स्टमक में भी आप देखेंगे आपको कुछ वाटर का अब्जॉर्प्शन, अल्कोहल का अब्जॉर्प्शन, एज वेल एज योर सिंपल शुगर्स जो आपके प्रेजेंट होंगी, दे आर गोइंग टू बी अब्जॉर्ब्ड। इन फैक्ट इवन द लार्ज इंटेस्टाइन, आप वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर वाटर्स का, मिनरल्स का और साथ ही साथ कुछ वेरियस ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। सो दे आर गोइंग टू बी द वेरियस साइट्स जहाँ पर आपको अब्जॉर्प्शन देखने को मिल रही है। बट आपने इन साइट्स में देखा कि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस का ही अब्जॉर्प्शन हो रहा है। बट अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स का अब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। हेंस इट इज़ द प्रिंसिपल ऑर्गन जो कि एसोसिएटेड है विद द अब्जॉर्प्शन प्रोसेस।
फाइन, ओके। बात की जाए अगर अब्जॉर्प्शन की, तो अब्जॉर्प्शन आपको दो मैकेनिज्म्स के थ्रू अकर करती हुई नजर आती है। द वेरी फर्स्ट मैकेनिज्म इज कॉल्ड द पैसिव अब्जॉर्प्शन एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एक्टिव अब्जॉर्प्शन। पैसिव अब्जॉर्प्शन, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर पैसिवली अब्जॉर्प्शन होने वाला है विदाउट स्पेंडिंग एनी एनर्जी, तो कोई एनर्जी आप स्पेंड नहीं करने वाले हो, एंड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से मूव करेंगे टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ओके। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली जब आप अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं, यू डू नॉट नीड टू स्पेंड एनी एनर्जी, इसीलिए यहाँ पर कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होगा। सो पैसिव अब्जॉर्प्शन भी आपको तीन तरीके से देखने को मिलेंगे। वन इज बाय सिंपल डिफ्यूजन, देन वी हैव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो कि एक टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जो कि कैरी आउट होता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिन्हें हम परमिएसेस बुलाते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले भी। एंड लास्टली ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस में भी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा ऑफ वाटर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वाटर का अब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में होता है, दैट अकर्स बाय ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। तो इसका मतलब ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर अब्जॉर्ब होता है, और हमेशा आपने देखा है वाटर का मूवमेंट जो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक रीजन, ठीक है। तो ऑस्मोसिस इज चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर अब्जॉर्प्शन, वाइल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू आप देखेंगे फ्रक्टोज जो मोनोसैकेराइड थी ना, उसका अब्जॉर्प्शन होगा। एंड सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आप देखेंगे, यू विल सी इवन जो आपके फैटी एसिड फॉर्म होते हैं या फिर जो ग्लिसरॉल हैं, दे आर गोइंग टू बी डिफ्यूज्ड सिंपली इनटू द सेल्स, ओके। सो ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अब्जॉर्ब होंगे। वाइल जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ अब्जॉर्प्शन है, दैट इज गोइंग टू बी एक्टिव अब्जॉर्प्शन, एंड एज द नेम सजेस्ट यहाँ पर एक्टिवली एनर्जी का इनपुट रिक्वायर्ड है, ओके। सो दैट मीन्स ये एनर्जी एक्सपेंडिचर रिक्वायर करती है, एंड यहाँ पर जो मूवमेंट होगा of the substance that is going to be against the concentration gradient, that is from lower concentration वाले region से आपको movement देखने को मिलेगा towards the higher concentration region। तो मतलब अगर आप लोअर से हायर जाओगे, दैट मीन्स यू विल हैव टू स्पेंड एनर्जी, एंड फॉर दैट पर्पज यहाँ पर एटीपी का इस्तेमाल जरूर होने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन। तो बच्चों, नाउ दैट यू नो हमारी बॉडी में जो प्रिंसिपल ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अब्जॉर्प्शन इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर इस स्मॉल इंटेस्टाइन का मैं आपको क्रॉस सेक्शन दिखाऊं, ओके, इसको कट करके अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसको सबसे आउटरमोस्ट लेयर दैट इज सेरोसा कवर कर रखी है, देन वी हैव द मस्क्यूलरिस, देन सब म्यूकोसा एंड द म्यूकोसा। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो म्यूकोसल एपिथेलियम है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज डिवाइडेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो देखिए ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में ये ऐसे फोल्डिंग्स फॉर्म कर रहा है, देखिए इस तरीके की, एंड दे आर कॉल्ड इंटेस्टाइनल विलाई, ओके। सो ये क्या है, दीज आर दी इंटेस्टाइनल विलाई। सो ये जो इंटेस्टाइनल विलाई है ना, दे आर बेसिकली अ मॉडिफिकेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सच दैट आपका जो सरफेस एरिया प्रेजेंट है इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन वो इंक्रीज हो जाए ग्रेटली, ओके। तो आइए देखते हैं कि कैसे जो इंटेस्टाइनल विलाई हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो देखिए आपको देखने को मिल रहा है, इवन और जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर आपको कैसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिल रहे हैं, और ये ग्रेटली एनहांस कर रहे हैं या फिर इंक्रीज कर रहे हैं द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से जो ग्रेटर अमाउंट ऑफ दीज विलाई है ना, ये ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा के अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को और ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है, ओके। सो नाउ अगर मैं एक आपको विलस के स्ट्रक्चर दिखाऊं तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो विलस है ना, दिस अपीयर्स टू बी लाइक दिस, ठीक है। और इस विलस का जो हर एक सेल है उसमें आपको अगेन कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे विच आर कॉल्ड द माइक्रोविलाई, ओके। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि ये जो इनर लाइनिंग है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड द इंटेस्टाइनल विलाई, जिनके हर एक सेल में आपको अगेन कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे विच आर रेफर्ड टू एज माइक्रोविलाई। सो लेट मी मेंशन दैट डाउन एज वेल। सो ये हैं माइक्रोविलाई।
सो बच्चों, विलाय और माइक्रोविलाय का बेसिकली जो प्रेजेंस है, ये कुछ एनाटॉमिकल कंसिडरेशंस हैं जो कि इंक्रीज करते हैं द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन टू टेक प्लेस. सो आई होप द साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ. तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. तो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद बनने वाले एंड प्रोडक्ट्स कौन कौन से थे? देवर मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, इजंट इट? तो देखिए, यहां पर बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, दे आर गोइंग टू बी फ्रक्टोज, देन ग्लूकोज एंड लास्टली गैलेक्टोज, इजंट इट? एंड प्रोटीन डाइजेशन के बाद आपको फॉर्म होते हुए नजर आते थे दी अमाइनो एसिड्स. ठीक है ना? ओके. देन बात की जाए अगर फ्रक्टोज के अब्जॉर्प्शन प्रोसेस की, तो फ्रक्टोज हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होता है बाय अ पैसिव प्रोसेस विच इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है? तो इसका आप अब्जॉर्प्शन कैसे देखेंगे? बाय फैसिलिटेटेड transport. Okay, now what about these glucose, galactose and amino acids? इनके लिए हमारी बॉडी में एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है विच इज रेफर्ड टू एज सोडियम डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्ट. ओके, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये स्पेशल मैकेनिज्म जिसके थ्रू अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का बॉडी में अब्जॉर्प्शन होता है. ओके, सो देखिए, आपको पता है अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हमारी बॉडी में कहाँ होती है? चीफली इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट? और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने देखा था कैसे वेरियस नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाय प्रेजेंट थे, जिनको लाइन करते हुए सेल्स वर इवन पोजेसिंग दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाय. तो वो जो सेल्स होते हैं ऑफ दी इंटेस्टाइन, दे आर कॉल्ड एंटेरोसाइट्स. तो ये जो सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दीज आर द इंटेस्टाइनल सेल्स, इन्हें हम बुलाएंगे एंटेरोसाइट्स. ओके, सो वर्ड जो एंटेरो है, एंटेरो वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू द गट एंड साइट्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू द सेल. ओके, सो एंटेरोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ योर गट और द इंटेस्टाइन. ठीक है? ओके, अब आपको एक चीज याद रखनी है फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस मैकेनिज्म इज कि ये जो सेल्स है ना, इनके मेम्ब्रेन पे आपको कुछ सोडियम पोटेशियम पंप नाम के चैनल्स देखने को मिलेंगे. तो देयर आर गोइंग टू बी सम मेम्ब्रेन चैनल्स जो कि यहां पर कहलाते हैं दी सोडियम पोटेशियम पंप. अब जब भी वर्ड पंप आ गया तो इसका मतलब इस चैनल में, इसके चैनल्स के थ्रू मूवमेंट करवाने के लिए यू विल हैव टू स्पेंड एनर्जी. ठीक है? तो इसका मतलब यहां पर एटीपी का एक्सपेंडिचर करके, सो एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा एंड जो एनर्जी रिलीज होगी उसका इस्तेमाल किया जाएगा थ्रू दिस चैनल टू एक्सपोर्ट 3 सोडियम आयंस फ्रॉम द एंटेरोसाइट्स इनटू द लूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन. ठीक है? तो आपको मान लेना है कि ये जो आपके सेल्स हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स, इसके बाहर की ये जो स्पेस है, दिस इज गोइंग टू बी द लूमेन ऑफ योर इंटेस्टाइन. ठीक है? ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एटीपी का इस्तेमाल हुआ, एटीपी हाइड्रोलाइज करने के बाद 3 सोडियम आयन जो हैं वो इस पर्टिकुलर पंप के थ्रू बाहर गए और इसके एक्सचेंज में 2 पोटेशियम आयंस from the lumen are going to be entering into this enterocyte. तो यहाँ पर 2 पोटेशियम आयन जो हैं they are going to come in. तो आपने देखा 3 सोडियम आयन के एक्सचेंज के बदले आपको यहाँ पर 2 पोटेशियम आयन का इनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है. फाइन. ओके, सो अगर ये पर्टिकुलर चैनल कंटिन्यूसली वर्क करता रहा तो आपने हमेशा देखा है ना कि एक्सपोर्ट करते टाइम 1 आयन एक्स्ट्रा जा रहा है, यानी कि 3 सोडियम आयन जा रहे हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं. तो यहाँ पर जो मूवमेंट है दैट इज नॉट बैलेंस्ड ना, 1 आयन की कमी है इनवर्ड मूवमेंट में. तो आप देखोगे आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड इन सोडियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है इन द लूमेन वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता रहेगा. सो इन द लूमेन यू विल फाइंड
ये जो सोडियम आयंस है ना, इनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब देखिए लूमेन में जब सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, एंटेरोसाइट में क्या हो रहा है, सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन घट गया, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया ना, और मूवमेंट ऑब्वियसली होने वाला है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ द सोडियम आयन। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पर इन्हीं एंटेरोसाइट कि अगेन मेम्ब्रेन पे आपको कुछ सोडियम चैनल्स देखने को मिलते हैं। तो लेट मी ट्राई टू मेंशन दैट सोडियम चैनल लाइक दिस। लेट्स इमेजिन कि ये एक सोडियम चैनल है। सो दिस इज व्हाट आई एम मेंशनिंग एज सोडियम चैनल, ठीक है। तो ये जो सोडियम चैनल है, इसके थ्रू सोडियम आयन जो है वो एंटर करेंगे वापस इनटू दिस एंटेरोसाइट। नाउ जब ये सोडियम आयन मूव कर रहा होगा थ्रू दिस चैनल, वो साथ ही साथ या तो अपने साथ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले जाएगा, या फिर गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल साथ लेकर एंटर कर जाएगा, या फिर अमाइनो एसिड का एक मॉलिक्यूल लेकर एंटर कर जाएगा। सिंस ये जो मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में हो रही है एज दैट ऑफ द सोडियम आयन, वी कॉल इट को ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो को ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द टू सब्सटेंसेस थ्रू अ चैनल विल बी इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। तो यहां पर आने वाला, लेट्स सपोज ये जो सोडियम आयन है ये अपने साथ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या गैलेक्टोज या अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में लेकर आ रहा है, जिसको कि लेट्स सपोज मैं एक ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर देता हूं। सो दिस इज बेसिकली नथिंग बट आइदर अ ग्लूकोज, गैलेक्टोज और एन अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये सोडियम आयन व्हेन इट विल मूव थ्रू दिस चैनल, वो अपने साथ इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को लेकर सेम डायरेक्शन में एंटर कर जाएगा इनटू द एंटेरोसाइट, एंड दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड सोडियम डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट बिकॉज ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर ये दो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते, जस्ट एज इन द सोडियम पोटेशियम पंप, वी वुड हैव कॉल्ड इट एंटीपोर्ट, बट यहाँ पर को ट्रांसपोर्ट इसलिए हो रहा है बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन। फाइन। तो इस तरीके से आपको ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड अमाइनो एसिड्स का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो क्या आपको यहाँ पर इस मूवमेंट में कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर देखने को मिला? नहीं ना। बट इस टाइप के मैकेनिज्म को हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बुलाते हैं। व्हाई डू वी कॉल इट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट? सी देखिए, सोडियम आयन का मूवमेंट जो है वो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और अमाइनो एसिड्स को ले जाने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, ये सोडियम आयन का जो हायर कॉन्सेंट्रेशन लूमेन में डेवलप हुआ वो किस लिए हुआ? वो किसके थ्रू हुआ? दैट वाज बिकॉज ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप, है ना। और सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव प्रोसेस के थ्रू ही वर्क करता है, मतलब एनर्जी स्पेंडिंग के बाद ही वर्क करेगा। तो ये जो एनर्जी की एक्चुअल स्पेंडिंग हुई है वो इस स्टेप में हुई है। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली एटीपी का इसी स्टेप पर इस्तेमाल किया गया है टू ट्रांसपोर्ट सोडियम आयंस आउटसाइड। बट ये जो सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बाहर डेवलप हुआ इन द हायर कॉन्सेंट्रेशन, वो रिस्पॉन्सिबल है टू कैरी द glucose or the amino acids or the galactose through this channel of the sodium into the enterocyte। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई डायरेक्ट एनर्जी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट अगर ये एनर्जी स्पेंड यहाँ नहीं होती तो सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बनता नहीं, सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बनता नहीं तो सोडियम चैनल जो है वो खुलते नहीं और ग्लूकोज का मूवमेंट या फिर अमाइनो एसिड्स का मूवमेंट होता नहीं। तो इसीलिए ये वाली जो आपको मूवमेंट देखने को मिला सोडियम आयन का विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, दिस इज द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बट ग्लूकोज का जो सोडियम के साथ मूवमेंट हो रहा है दैट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बिकॉज यहाँ पर कोई डायरेक्ट एनर्जी एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, सो इनडायरेक्टली जो एनर्जी स्पेंड यहाँ इस स्टेप में हुई थी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, दैट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड टू ट्रांसपोर्ट दीज मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द एंटेरोसाइट। फाइन। तो इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज secondary active transport। so I hope that is also very clear। और ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आई होप आपको समझ आया होगा द प्रोसेस ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स वेरी वेल। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। तो बच्चों, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे जो वेरियस फैट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो अब्जॉर्ब किए जाते हैं।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल, राइट। तो सबसे पहले तो ये फैट ग्लोब्यूल हमारी बॉडी में डाइजेस्ट किया जाएगा और फर्दर लेटर ऑन ये हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होगा। सो दिस इज आवर फैट ग्लोब्यूल। सो बच्चों, इस फैट ग्लोब्यूल पे सबसे पहले एक्ट करते हैं द सॉल्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द बाइल जूस विच आर कॉल्ड द बाइल सॉल्ट्स। तो ये आपको जो नजर आ रहे हैं ना, दीज आर द बाइल सॉल्ट्स। तो बाइल सॉल्ट्स जो कि कंप्राइज होते हैं ऑफ दी सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, बोथ ऑफ विच आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दी कोलेस्टेरॉल। तो ये जो बाइल सॉल्ट्स है ना, दे विल एक्ट ऑन दीज फैट ग्लोब्यूल्स और वो इसका इमल्सिफिकेशन कॉज करते हैं। इमल्सिफिकेशन मतलब इस लार्ज फैट ग्लोब्यूल को ब्रेक कर देते हैं इनटू टाइनी फैट ड्रॉपलेट्स जो कि सराउंडेड होती हैं बाय द बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पर ये जो टाइनी स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है जो कि सराउंडेड है बाय द बाइल सॉल्ट्स और ये वाटर सॉल्युबल है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिसेल्स, ओके। सो इन्हें हम बुलाते हैं मिसेल्स, ठीक है। तो मिसेल्स का फॉर्मेशन फ्रॉम द फैट ग्लोब्यूल इज गोइंग टू अकर बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन में लार्ज फैट ग्लोब्यूल छोटी छोटी फैट ड्रॉपलेट्स में ब्रेक हो जाता है। अब नाउ सिंस ये मिसेल्स जो हैं दे आर वाटर सॉल्युबल, इसीलिए इन पे हमारे लाइपेजेस एक्ट कर सकते हैं। सो लाइपेजेस यानी कि द लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, ओके। तो ये जो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम और फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं दे आर हाइड्रोलेजेस ना, तो ये पानी की प्रेजेंस में एक्ट करते हैं। फॉर दैट पर्पज मिसेल्स को वाटर सॉल्युबल होना कंपलसरी था, ठीक है। तो नाउ लाइपेजेस कैन एक्ट ऑन द मिसेल्स। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो आप जानते हैं ये जो फैट ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलते हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द ट्रू फैट्स और द ट्राइग्लिसराइड्स। और ट्राइग्लिसराइड्स किससे मिलकर बनते हैं? फ्रॉम 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब जब लाइपेजेस ऐड करेंगे इन ट्राइग्लिसराइड्स में तो दे आर गोइंग टू सेपरेट द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स। तो ये आपके ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे, ओके। एंड यहां पर आपके ये फैटी एसिड मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे। सो दीज आर फैटी एसिड्स, ठीक है। सो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स आर सेपरेटेड एंड दे आर सेपरेटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ लाइपेजेस, ठीक है। तो भाई अब आपके बाइल सॉल्ट्स का जो काम है दैट इज फिनिश्ड। तो अब वो रिलीज कर दिए जा सकते हैं इनटू द लूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन। तो दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द लूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन। तो यहां पर ये बाइल सॉल्ट्स ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब ये जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स फॉर्म हुए नाउ दे विल बी अब्सॉर्ब्ड इनटू द एंटेरोसाइट। तो ये आपके इंटेस्टाइन के सेल हैं विच आर कॉल्ड दी एंटेरोसाइट। अब आप जानते हैं बच्चों एंटेरोसाइट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी लिपोप्रोटीनेशियस होगी जस्ट लाइक एनी अदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऑब्वियसली ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स जो हैं बोथ ऑफ विच आर लिपिड सॉल्युबल, और इसीलिए क्योंकि आप जानते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीनेशियस है, उसके थ्रू केवल वही सब्सटेंस इजीली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर सकते हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल है, और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स बीइंग लिपिड सॉल्युबल वो इजीली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एंटर कर जाएंगे इनटू द एंटेरोसाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स अंदर आ गए हैं एंड दे विल अगेन रीजॉइन टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड्स। तो देखिए यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड्स ब्रेक कर दी गई थी इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, बाद में अंदर जाकर यही ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स वापस से एसोसिएट करके फॉर्म कर देंगे ट्राइग्लिसराइड्स को। तो यहां पर ट्राइग्लिसराइड्स का रीसिंथेसिस देखने को मिलेगा। तो यहां पर ट्राइग्लिसराइड बन गई। नाउ ये जो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म हुई ये अंडरगो करेगी कुछ मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग थ्रू द गोल्जी बॉडीज ऑफ द एंटेरोसाइट। तो यहां पर ये जो गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट हैं तो गोल्जी बॉडी क्या करने वाली है, इस पर्टिकुलर ट्राइग्लिसराइड के अंदर मॉडिफिकेशंस करके आपको एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करती हुई नजर आती है, और उस स्ट्रक्चर में आप देखोगे इस पर्टिकुलर ट्राइग्लिसराइड यानी कि फैट के अराउंड एक प्रोटीन की लेयर सिंथेसाइज हो जाती है। सो यहां पर ये जो फैट, सी दिस इज योर फैट एंड दिस इज सराउंडेड बाय अ लेयर कॉल्ड दैट इज ऑफ प्रोटीन। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला दिस इज गोइंग टू बी अ लिपोप्रोटीन, है ना। लिपो इज अ वर्ड
रेफरिंग टू द फैट। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसको हम बुलाते हैं काइलोमाइक्रॉन। सो दिस इज काइलोमाइक्रॉन। सो काइलोमाइक्रॉन क्या है? दिस इज अ लिपोप्रोटीन। इस लिपोप्रोटीन में आपको क्या देखने को मिलेगा? अ फैट मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय द प्रोटीन लेयर और प्रोटीन कोट। ठीक है, नाउ ये जो पर्टिकुलर आपको काइलोमाइक्रॉन देखने को मिला, दिस विल ट्रैवल थ्रू द एंटेरोसाइट, और एंटेरोसाइट के बाद ये यहाँ पर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसे डिफ्यूज आउट हो जाएगा थ्रू एक्सोसाइटोसिस, और ये एंटर कर जाता है इनटू अ स्पेशल लिम्फेटिक कैपिलरी जिसे हम बुलाते हैं लैक्टियल। तो इसे हम बुलाएंगे, इस लिम्फेटिक वेसल को या कैपिलरी को हम लैक्टियल बुलाते हैं। ठीक है, क्यों भाई? देखिए, लैक्टियल वर्ड आपको कुछ ना कुछ सिग्निफाई कर रहा है। इट इज रिप्रेजेंटिंग द वर्ड लैक्टोज, इजंट इट? तो देखिए, अगर ये लैक्टोज से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, दैट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू द मिल्क, बिकॉज लैक्टोज शुगर मिल्क से आती है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो आपको फैट देखने को मिल रहे हैं, फैट ड्रॉपलेट्स एंटरिंग इनटू दिस पर्टिकुलर लिम्फेटिक वेसल, ये जो है ना, ये वाइटिश अपीयर करते हैं, मिल्की वाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो करेगा लैक्टियल के थ्रू, दैट इज गोइंग टू बी कंप्राइजिंग ऑफ द फैट ड्रॉपलेट जो कि मिल्की वाइट अपीयर करती हैं, एंड दैट इज वाई इस पर्टिकुलर वेसल को हम लैक्टियल बुलाते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स मिल्की वाइट अपीयरेंस। सो इसको भी मैं मेंशन कर दूं, सो इट इज नेम्ड सो बिकॉज ऑफ मिल्की वाइट appearance. Okay, so I hope that is clear. और जो fluid, obviously fat droplets rich fluid is lacteal के through flow करेगा, that is going to be called chyle. So उसे हम बुलाते हैं chyle. तो chyle क्या है? It is a milky white fluid which is rich in fat droplets, और वो flow करता है through the lacteals, and this lacteals further opens into the thoracic lymphatic vessel. तो वहाँ पर जाके खोलती है, and finally this enters into our circulatory system. So I hope the absorption of fats and its transportation is very clear to all of you. तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं the process of assimilation and digestion. तो सबसे पहले let us see about assimilation. तो बच्चों, assimilation की प्रोसेस हमेशा अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस की बाद होती है, राइट? अब्जॉर्प्शन में हमने क्या किया था? अब्जॉर्प्शन में जो भी हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स हैं, हम उसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं इनटू आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। और नाउ एसिमिलेशन की प्रोसेस में हम इन पर्टिकुलर अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स को बेसिकली काम पे लगाने वाले हैं। मतलब अब हम इनको इस्तेमाल करने वाले हैं टू कैरी आउट द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, एंड दिस इज ओनली रेफर्ड टू एज एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या होने वाला है? The utilization of absorbed nutrients by the body tissues to carry out metabolic activities and energy production. ठीक है, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स आप अपने इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब करते हैं वो सप्लाई कर दिया जाता है थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम टू दीज वेरियस ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट एंड किडनी, और ये पर्टिकुलर ऑर्गन्स उन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके यूटिलाइज करते हैं टू कैरी आउट देयर एक्टिविटीज एफिशिएंटली, ताकि हमारी लाइफ सस्टेन रह सके। ठीक है, देन वी हैव द लास्ट प्रोसेस ऑफ द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज इजेस्शन। और इजेस्शन बेसिकली इज द प्रोसेस जिसमें कि आप अनडाइजेस्टेड वेस्ट को रिमूव करते हैं फ्रॉम योर एलिमेंट्री कैनाल थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड द एनस और द एनल ओपनिंग। ठीक है, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम डीफिकेशन भी बुलाते हैं। तो डीफिकेशन मतलब द रिमूवल ऑफ योर फीकल मैटर। ठीक है, फाइन। एंड जो फीसेस होते हैं और द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट होता है वो आपके रेक्टम में जाके इकट्ठा होता है ना, ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। सो ये रेक्टम में जैसे ही इकट्ठा होने लगता है, इट इनिशिएट्स अ न्यूरल रिफ्लेक्स, मतलब एक नर्वस सिग्नल सेंड करता है, एंड इट कॉजेज एन अर्ज फॉर इट्स रिमूवल। तो इसका इकट्ठा होना ही वहाँ पे प्रेजेंट कुछ नर्व्स को स्टिमुलेट करता है टू सेंड फॉर अ न्यूरल रिफ्लेक्स सिग्नल, जो कि आपको अर्ज करवाएगा to remove that feces from your rectum. और now you know that the process of egestion जो है वो एक तरह से एक voluntary process है, okay, that is under your control, and ये carry out होती है by mass peristaltic movement। तो मतलब आपकी जो large intestine है ना, उसकी बहुत जो walls होती हैं वो large peristaltic movement show करती हैं। You remember peristaltic movement that
वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसके थ्रू जो फूड है वो प्रोपेल आउट होता है फ्रॉम योर बॉडी टू द आउटसाइड, ठीक है। सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और याद रखिएगा आपके एलिमेंट्री कैनाल में दैट लेयर ऑफ मस्क्यूलरिस, सिंस वो इनवॉलेंट्री मसल से बनी हुई है, दैट इज गोइंग टू शो द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस, और उसी वजह से ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो दैट इज गोइंग टू बी द लेयर जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर दिस पेरिस्टाल्टिक movement. So I hope you've understood the process of assimilation and digestion very well. तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे disorders जो कि specific हैं to our digestive system. So the very first digestive disorder that we will study would be the jaundice. So jaundice की अगर बात की जाए बच्चों, तो इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, that is icterus. अच्छा, इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर की क्या खासियत है? सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में यू विल सी आपका जो लीवर है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, ये अफेक्ट हो जाता है। और इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को हम हिंदी में क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट पीलिया, इजंट इट? तो इसका जो चीफ सिम्टम आपको देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी येलोइंग ऑफ योर बॉडी पार्ट्स। तो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स विल गेट येलो? सो यहाँ पर देखिए आपका जो स्किन है दैट विल टर्न येलो, साथ ही साथ जो आई का वाइट पोर्शन होता है ना, दैट ऑल्सो टर्न्स येलो। सो यहाँ पर ये जो येलोइंग हो रही है दैट इज ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, स्पेसिफिकली बिलीरूबिन। तो जब भी आपके ब्लड में बिलीरूबिन नाम की जो बाइल पिगमेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है, दैट लीड्स टू जॉन्डिस, जिसको कि हम चीफली कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? बाय द येलोइंग ऑफ द स्किन एंड द येलोइंग ऑफ द वाइट पोर्शन ऑफ द आई, isn't it? Okay. Then we have our next digestive disorder which is vomiting. ठीक है, वॉमिटिंग जिसको कि हम एक और मेडिकल टर्म से स्पेसिफाई करते हैं, दैट इज ईमेसिस। ठीक है, तो वॉमिटिंग में क्या होता है बच्चों? आप जानते हैं आपके स्टमक के अंदर जो भी फूड कंटेंट है उसका आप इजेक्शन देखते हैं थ्रू द माउथ। ओके, तो जो भी स्टमक के अंदर आपका फूड कंटेंट प्रेजेंट है वो माउथ के थ्रू इजेक्ट आउट हो जाता है, एंड ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन है। और इस रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक वॉमिट सेंटर होता है जो कि आपके ब्रेन में सिचुएटेड है। ब्रेन में भी कहाँ? आपके हाइंड ब्रेन के मेड्यूला पार्ट में, राइट? तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा विच इज द पार्ट ऑफ योर हाइंड ब्रेन, उसमें सिचुएटेड होता है दिस वॉमिट सेंटर। ठीक है, देन एक और इंपॉर्टेंट चीज, वॉमिटिंग से पहले आपको हमेशा एक फीलिंग ऑफ नॉजिया आती है। तो नॉजिया क्या है बच्चों? नॉजिया इज एन अटर फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट जो कि आपको अर्ज करती है टू वॉमिट, राइट? तो नॉजिया की फीलिंग आपको हमेशा वॉमिटिंग से पहले आएगी। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट डिसऑर्डर दैट इज डायरिया। तो डायरिया की अगर बात की जाए बच्चों, डायरिया में आप देखते हो कि आपके जो बाउल मूवमेंट है ना वो अबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी शो करते हैं। ओके, फर्स्टली आपको बॉवल क्या होता है वो जानना है। तो बॉवल इज अ टर्म गिवन टू दैट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल जो कि स्टमक से बिलो प्रेजेंट है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेस्टाइन। सो इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट है ना दैट इज गोइंग टू बी अबनॉर्मल इन इट्स फ्रीक्वेंसी, एंड आप देखोगे जो आपका फीकल डिस्चार्ज होगा दैट इज गोइंग टू बी लिक्विड, है ना? तो यहाँ पर वो फीकल डिस्चार्ज जो है वो लिक्विड ही हो जाता है। और आप एक और चीज़ देखेंगे, अगर वो लिक्विड ही फीकल डिस्चार्ज है दैट मीन्स लॉट ऑफ वाटर इज ऑल्सो गेटिंग आउट ऑफ योर फीकल मैटर। ओके, सो आपका वाटर जो है दैट इज वाटर कंटेंट ऑफ द इंडिविजुअल इज गोइंग टू कम डाउन, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड इवन यू विल सी जो फूड का अब्जॉर्प्शन है दैट ऑल्सो रिड्यूसेस कंसिडरेबली। तो डायरिया को आपको इंस्टेंटली अटेंड करना है, अदरवाइज दैट विल बी फेटल। Then we have the next disorder that is constipation. तो constipation में क्या होता है बच्चों? जो आपका waste material है that is your feces, वो retain रह जाते हैं in the colon. Okay, so colon portion में see, you will see ये जो colon वाला portion है उसमें आप देखिए ये आपका fecal matter जो है वो retain रह गया और यहीं पर solidify हो जाता है, जिसकी वजह से there is a lot of pain in discharging the fecal matter. Fine, and ये lead करता है to irregular bowel movements. ठीक है, सो दिस वॉज अनदर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। नाउ वी मूव ऑन टू अवर लास्ट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर विच इज कॉल्ड इनडाइजेशन। और इनडाइजेशन को बच्चों हम एक और नाम से बुलाते हैं दैट इज डिस्पेप्सिया। ओके, सो डिस्पेप्सिया या इनडाइजेशन में आप क्या देखने वाले हैं? ऑब्वियसली आपका जो फूड है
वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होगा। अब फूड अगर डाइजेस्ट कंप्लीटली नहीं होगा, यू विल कॉन्स्टेंटली हैव दैट फीलिंग ऑफ फुलनेस। आपको लगेगा कि आपका पेट भरा भरा सा है, इजंट इट? और भाई इस इनडाइजेशन के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हो सकता है कि आपकी बॉडी में जो एंजाइम सिक्रीशन है वो इनएडिकेट हो, वो इनसफिशिएंट हो। तो अगर एंजाइम्स यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही कम अमाउंट में सिक्रीट होंगे, दैट मीन्स फूड का डाइजेशन कंप्लीटली नहीं होगा, एंड दैट इज वाई आपको इनडाइजेशन का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। देन वी हैव, हो सकता है कई बारी एंजाइटी की वजह से भी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अक्सर ये फूड पॉइजनिंग की वजह से भी आप देखेंगे देयर इज इनडाइजेशन। देन कई बारी बहुत से लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से अगेन फूड डज नॉट गेट डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली। एंड लास्टली बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने की वजह से भी इनडाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज आपके एलिमेंट्री कैनाल की जो इनर लाइनिंग है दैट गेट्स डैमेज्ड। ठीक है, सो दीज वर ऑल द डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप ऑल ऑफ देम आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। राइट, तो बच्चों इस टॉपिक को डिटेल में समझने से पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये वर्ड मैल न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है। तो मैल न्यूट्रिशन आपकी बॉडी की वो कंडीशन है जहाँ पर आपकी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, जस्ट बिकॉज आप अपनी डाइट बैलेंस्ड नहीं लेते हैं। सो अगर आप अपनी डाइट बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं लेंगे, दैट विल लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, विच इज कॉल्ड मैल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये जो मैल न्यूट्रिशन है ना बच्चों, ये बेसिकली अफेक्ट करता है इन्फेंट्स को एंड चिल्ड्रन को, और उनमें डिसऑर्डर्स कॉज करता है जैसे कि मैरिस्मस एंड क्वाशॉर्कर। तो मैरिस्मस एंड क्वाशॉर्कर जैसे ये जो डिसऑर्डर्स हैं वो चिल्ड्रन में आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी वजह से जो चिल्ड्रन हैं वो 5 ईयर्स की एज से ज़्यादा जी नहीं पाते हैं। राइट, सो दीज आर डेडली डिजीजेस फॉर चिल्ड्रन। ओके, सो जो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है ना, ये इसको हम शॉर्टली अब्रीविएट करते हैं एज PEM। ये अफेक्ट करता है लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को, और ये कब कब करता है? स्पेशली ड्यूरिंग दोज पॉपुलेशन जो कि ड्रॉट को फेस कर रही हैं, यानी कि सूखे को फेस कर रही हैं, फैमिन को फेस कर रही हैं, दैट इज अकाल को, है ना, एंड पॉलिटिकल टर्मोइल को भी। ठीक है, तो कुछ पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होने की वजह से आप देखते हो ना, देयर वॉर्स हो जाते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ विच जो सिटीजन्स होते हैं दे आर नॉट गिवन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फूड, जिसकी वजह से जो उनके चिल्ड्रन होते हैं उनमें ये डिसीजेज या डिसऑर्डर्स अराइज हो जाते हैं ड्यू टू प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। और प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन आपको मोर स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। देन आपको इवन देखने को मिलेगा इन साउथ अमेरिकाज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो साउथ अमेरिका की भी आपको अंडर डेवलप्ड कंट्री में देखने को मिलेंगे, एंड मोर आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है मोर ओवर इन अफ्रीका, और अफ्रीका के भी वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में। ओके, एंड देयर हैव बीन सेवरल एपिसोड्स ऑफ दिस प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन जो कि आपको पिछली हिस्ट्री में देखने को मिले हैं। लेट अस ट्राई टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट। तो आपको ना सबसे पहले मैं बताता हूँ एक ऐसी पर्टिकुलर प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन जो कि आपको यूजुअली देखने को मिला है इन द चिल्ड्रन जो कि बिलोंग करते हैं टू द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, और टू द कंट्री जो कि उसको आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी लाइक दिस, विच इज़ इथियोपिया। सो यहाँ पर this country called Ethiopia faced very severe droughts in the mid 80s। तो 1980s के we'll write mid 80s में यहाँ पर बहुत ज़्यादा recurrent आपको droughts देखने को मिली थी। तो लगातार यहाँ पर सूखा पड़ा था अराउंड 1983 टू 1985। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको फैमिन्स देखने को मिले थे, अकाल पड़ा था यहाँ पर, एंड इसीलिए जो चिल्ड्रन यहाँ पर प्रेजेंट थे दे वर सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। अनदर एपिसोड जो आपको देखने को मिला था, इट वॉज सीन इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो कि हमारा नेबर है, राइट, यहाँ पर भी आपको 1971 वॉर जो इनका हुआ था, विच वॉज कॉल्ड द बांग्लादेश वॉर ऑफ लिबरेशन। ठीक है, तो 1971 में हुआ ये
बांग्लादेश वॉर ऑफ लिबरेशन के दौरान भी आपको प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन के केसेस देखने को मिले थे। सो दीज वर सर्टेन एपिसोड्स ऑफ द प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन जो कि आपको पास्ट हिस्ट्री में देखने को मिले हैं। आइए अब हम इस प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन से होने वाली वो डिजीज जैसे कि मैरिस्मस और क्वाशियोरकर को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा पहला डिसऑर्डर जो कि अराइज होता है ड्यू टू प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। सो दैट इज मैरिस्मस। ठीक है, तो बच्चों मैरिस्मस अराइज तब होता है जब एक साथ बॉडी के अंदर प्रोटीन्स और कैलोरीज दोनों की डेफिशिएंसी देखने को मिले। तो दैट मीन्स इट इज प्रोड्यूस्ड बाय साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज। ओके, और ये अफेक्ट करता है उन इन्फेंट्स को जो कि लेस देन अ ईयर इन एज होते हैं। दैट मीन्स 1 साल से कम वाले बच्चों को ये ज़्यादातर अफेक्ट करता है। और ये कब अफेक्ट करेगा? अगर ऐसे बच्चों का जो मदर का मिल्क है उसको रिप्लेस कर दिया जाए बाय दोज फूड्स जो कि पुअर हैं इन बोथ प्रोटीन एज वेल एज कैलोरिफिक वैल्यूज़। ठीक है, तो प्रोटीन्स की भी डेफिशिएंसी हो ऐसे फूड्स में और कैलोरिफिक वैल्यूज़ की भी डेफिशिएंसी हो, अगर ऐसे फूड से हम मदर के मिल्क को रिप्लेस कर देते हैं इन सच चिल्ड्रन तो दे सफ़र फ्रॉम मैरिस्मस। तो आइए देखते हैं इन टाइप के डिसऑर्डर में आपको कैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इन द चिल्ड्रन। सबसे पहले यू विल सी कि यहाँ पर इम्पेयर्ड ग्रोथ देखने को मिलेगी एंड डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यू प्रोटीन्स। तो जो भी टिश्यू प्रोटीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल हैं उनका आपको इम्पेयर्ड ग्रोथ देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड है दैट रिमेन्स स्टंटेड। देन एक्सट्रीम इमैसिएशन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी जो है ना वो एक्सट्रीमली वीक हो जाती है। देन आप देखोगे यहाँ पर जो लिम्स होंगे ऐसे बच्चों के दे आर गोइंग टू बी वेरी थिन। तो देखिए इनको आप देख सकते हैं, इनकी जो पर्टिकुलर जो लिम्स हैं दे आर वेरी वेरी थिन। ओके, एंड आप एक चीज़ और देखते हैं, इनकी जो स्किन है that becomes very dry, thin and wrinkled. So skin dry, thin, wrinkle देखने को मिलेगी। ग्रोथ रेट और बॉडी का वेट जो है वो सडनली डिक्लाइन कर जाता है एंड जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा ब्रेन का और मेंटल फैकल्टीज़ का दे आर ऑल्सो गोइंग टू डिक्लाइन। तो मतलब ब्रेन की ग्रोथ नहीं होगी, मेंटल रिटार्डेशन रहेगा और जो आप देखोगे ना यहाँ पर मेंटल फैकल्टीज यानी कि जो एबिलिटीज़ होती हैं ऑफ द ब्रेन दैट विल ऑल्सो नॉट डेवलप प्रॉपरली। सो ऐसे चिल्ड्रन जो हैं दे आर गोइंग टू सफ़र। ओके, एंड आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो मैरिस्मस है ना ये ओवरऑल आप कह सकते हो ये स्टारवेशन है ऑफ द चाइल्ड। सो दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट डिसऑर्डर जो कि अराइज होता है ड्यू टू द प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। आइए देखते हैं हमारे सेकंड डिसऑर्डर को विच इज कॉल्ड क्वाशियोरकर। तो बच्चों अगर बात की जाए क्वाशियोरकर की तो क्वाशियोरकर का जो मेन कॉज है दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स ओनली, राइट। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होने की वजह से ही क्वाशियोरकर अराइज करता है। ओके, दैट मीन्स अनलाइक मैरिस्मस यहाँ पर आपको कैलोरीज की डेफिशिएंसी देखने को नहीं मिलेगी। सो इट इज अनअकम्पनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी। इस बात को आपको याद रखना है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैरिस्मस एंड क्वाशियोरकर। ठीक है, ओके। अब ये पर्टिकुलरली आपको कब देखने को मिलेगा? सो इट रिजल्ट्स फ्रॉम रिप्लेसमेंट ऑफ द मदर्स मिल्क बाय हाई कैलोरी बट लो प्रोटीन डाइट इन चिल्ड्रन विच आर मोर देन 1 ईयर इन एज। तो ये आपको हमेशा 1 साल से ज़्यादा वाले जो बच्चे हैं उनको अफेक्ट करता हुआ नजर आएगा और उन चिल्ड्रन में भी तब अगर उनके मदर के मिल्क को रिप्लेस कर दिया गया है कुछ ऐसे फूड के साथ जो कि भले ही कैलोरीज में हाई हो बट दे आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन्स एंड दैट लीड्स टू क्वाशियोरकर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डिजीज से सफ़र करने वाले चिल्ड्रन में आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी वेस्टिंग ऑफ मसल्स। तो वेस्टिंग ऑफ मसल्स बेसिकली रेफर करता है टू द वीकनिंग एंड द श्रिंकिंग ऑफ द मसल्स। तो मसल जो है वो वीक हो जाएंगी, श्रंक स्टेट में जाती हैं, राइट। देन वी हैव थिनिंग ऑफ द लिम्स जो कि अगेन आपको मैरिस्मस में भी देखने को मिला था और आपको फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट देखने को मिलता है जस्ट लाइक इन द मैरिस्मस। ठीक है, तो इवन आप यहाँ पर एक चीज़ और कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं ऑफ द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोरकर दैट देयर बेली जो है ना वैसे प्रोट्रूड आउट कर जाती है। ठीक है, एंड बेसिकली क्वाशियोरकर वर्ड का मतलब होता है द रिजेक्टेड वन। ओके, क्योंकि एक अफ्रीकन वर्ड है जिसका कि ये मतलब है दैट इज द रिजेक्टेड वन। द चाइल्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ रिजेक्टेड चाइल्ड। ओके, बिकॉज उसके पास प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी है। देन अनलाइक मैरिस्मस आपको यहाँ पर कुछ फैट का डेपोजिशन ज़रूर देखने को मिलेगा बिलो द
स्किन। तो सब क्यूटेनियस जो आपका फैट डिपोजिशन है वो यहाँ पर होगा। देखिए अगर फैट का डिपोजिशन है दैट मीन्स यहाँ पर कैलोरीज की भरपूर अमाउंट प्रेजेंट है ना, एंड दैट इज व्हाट वी हैड सीन, कैलोरीज यहाँ पर सप्लाई हो रही हैं टू द चाइल्ड, दैट मीन्स फैट का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। ओनली वो डिसऑर्डर्स या आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे विच आर बेसिकली रिलेटेड टू द प्रोटीन डेफिशिएंसी। Okay, then we have extensive edema and swelling of the body parts are seen। तो extensive आपको swelling देखने को मिलती है, puffiness देखने को मिलती है in the body of the child suffering from kwashiorkor। So I hope all the symptoms and these disorders of the basically arising due to protein energy malnutrition वो आपको समझ आए होंगे। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा आज का चैप्टर दैट इज डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। आई होप इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।